बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब वतन वापस आने के लिए पर तोड़ रहे हैं और उनके ब्रदर साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी 21 की डेट दे दी है। तो उनके लिए कानून क्या कहता है, क्या वो आते ही कानून के शिकंजे में आएंगे या नहीं, इस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि जिस तरह पेट्रोल प्राइसेस का बढ़ना है, आम आदमी अब पेट्रोल के लिए भी दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। मुख्तलिफ निजी NGOs उसकी हेल्प के लिए सड़कों पर आ गई है। अब आम आदमी को पहले खाना खिलाया जाता था, अब उसको पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, उनको टोकन दिया जा रहा है। कुछ NGO उनको पेट्रोल डलवा के दे रही है। आम आदमी को जो दिन भर मजदूरी के लिए अपने रोज़गार के लिए घर से निकलता है तो 332 रुपये कमोबेश पेट्रोल का 1 लीटर पाकिस्तान में मिल रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि चेयरमैन PTI को बंद करने से मसाइल तो हल नहीं हुए। अब ये किस सिमत जा रही है उनकी स्टेटमेंट, इस पर भी हम बात करेंगे। गालबन माजी में कुछ दिन पहले वो कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। इस पर इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। फिर आने वाले नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायद ईसा पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। वो काजी के मनसब पर बैठ गए हैं, क्या वो ईसा की तरह मजलूमों के साथ इंसाफ करेंगे या नहीं। आते ही उन्होंने कुछ वो कहते हैं ना दबंग एंट्री तो ज़रूर मार ली है, लेकिन क्या इसके मस्बत नताइज निकलेंगे या नहीं। आम आदमी के जो पेंडिंग केसेस हैं जिसका उन्होंने 12 जिक्र भी किया, क्या उन पर अब काम होगा या नहीं। फिर एक और उन्होंने बात की कि यहाँ पर ना आपकी ना मेरी, हमारी मर्ज़ी नहीं चलेगी, यहाँ मर्ज़ी सिर्फ आइन और कानून की चलेगी, यहाँ पे किसी शख्सियत की मर्ज़ी नहीं चलेगी। माजी भी गवाह है कि उन्होंने आर्मी की अदालतों को भी रिजेक्ट किया था। अब आगे क्या मामलात होंगे, तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए इस स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है कराची की मारूफ शख्सियत, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, सलीम सचवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर सलीम सचवानी साहब, आपने टाइम दिया। स्टार्ट करते हैं। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एंट्री मारी और उन्होंने कहा कि मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का प्रोटोकॉल भी नहीं चाहिए। वो आम 1300 cc गाड़ी में आए और उन्होंने कहा कि मुझे ना प्रोटोकॉल लेना है, ना मेरे आगे बार बार चीफ करते रहें, मैं आम आदमी के लिए आया हूं और जो 57,000 केसेस पेंडिंग हैं मैंने उस मसले का हल निकालना है। कैसे देखते हैं, पहले मुझे ये बताइएगा, उनके आने से क्या तब्दीली आएगी निज़ाम अदल में। सर, इन्होंने जो इकदाम किया कि प्रोटोकॉल ख़त्म किया अपना, अच्छा इकदाम था, मगर ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इनको पाकिस्तान में मौजूद तमाम प्रोटोकॉल्स ख़त्म कर देने चाहिए। क्योंकि ये प्रोटोकॉल्स जो हैं और ये पाकिस्तान की आवाम के लिए नुकसानदेह हैं। ये प्रोटोकॉल्स लेके अपनी ज़ात की हिफाजत करते हैं, आवाम की हिफाजत की इनको फिक्र नहीं होती है। आवाम गलियों में लुट रही होती है और ये गार्ड्स लेके घूम रहे होते हैं आवाम के पैसों के, अपने ज़ाती जेब के नहीं, आवाम के पैसों के। तो ये प्रोटोकॉल सर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ख़त्म होना चाहिए, सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अकेले का ख़त्म नहीं होना चाहिए। नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वो अभी तो आके सीट पे बैठे हैं और गालबन 1 साल के लिए वो बैठे हैं। मुमकिन है आगे इस तरह के इकदाम भी हों। उनके इन इकदाम को आप कैसे देख रहे हैं कि उन्होंने एक रवायत ख़त्म की। सर, सबसे बड़ी बात यह कि मेन चीज़ जो है वो प्रोटोकॉल ख़त्म किया, इसके मैंने आपसे ऑलरेडी अप्रिशिएट किया, मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंसाफ के लिए आए हुए हैं। आपके सामने है सर कि इस वक्त इंसाफ की सूरत हाल क्या है। परवेज इलाही साहब 14 बार गिरफ्तार हुए हैं और फिर जेल में डाले गए। शेख रशीद साहब बगैर किसी वजह बताए, बगैर वारंट गिरफ्तारी बताए दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए। इमरान खान साहब उस केस के अंदर में जेल में, जिस केस में जो हुकूमत में आए उनको जेल में होना चाहिए था और खान साहब को जेल में डाला गया है। साइफर जो पाकिस्तान के ऊपर एक कालक थी जिसका जवाब खान साहब ने बहादुरी से दिया था और इसके जवाब देने वाले को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया और गिरफ्तार करके जेल में डालने वालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमाद फारूकी साहब, जिनके बेटे अम्मार फारूकी बीमार थे, उनको नहीं मिलने दिया गया, वो इंतकाल कर गए। उसका बच्चा, मासूम बच्चा इंतकाल कर गया, मगर उसके बाप को उसके मैयत में भी जाने नहीं दिया गया। शेरियार अफरीदी के बहन और भाई का इंतकाल हुआ, नहीं जाने दिया गया। और सर, इस खवातीन जो हमारी जेलों में मुकीद हैं और बगैर किसी वजह के MPO के तहत
इंसाफ के मुंतजिर हैं, इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। और ये तो मैंने सिर्फ आपको ये एक पोर्शन बताया है। ये सिर्फ पोर्शन था माजी के चीफ जस्टिस सर, उमर अता बंदियाल का। सर, ये- अब आ गए हैं जस्टिस मैंने आपको फायद एक पोर्शन ईसा। बताया जी। है। आते के साथ में सबसे पहले इनको चाहिए था कि ये तमाम फाइलें मंगवाते, सिर्फ वैसी नहीं कि जो पीटीआई के गिरफ्तार हैं, तमाम फाइलें मंगवाते जहां जहां पे नाइंसाफियां हो रही हैं। और ये नाइंसाफियां सरेआम है सर, ये नाइंसाफियां सरेआम है। तो ये नाइंसाफियों की पहले फाइलें मंगवाते और उनको उनके ऊपर एक्शन लेते तो हमें ज्यादा खुशी होती सर। आपको ज्यादा खुशी नहीं हुई कि पहली बार न सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया ने हमारे सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई लाइव टीवी पर बैठ के देखी, और फिर ये आपको खुशी नहीं हुई कि जस्टिस फायद ईसा के साथ फुल कोर्ट तमाम जजेस ने उन पर एतमाद किया? सर जस्टिस फायद ईसा साहब के पास फुल कोर्ट ने एतमाद किया, अच्छी बात है। तो बगैर एतमाद के क्या आ गए थे वो? जाहिर सी बात है एतमाद होगा जब ही आए हैं। और अगर इनमें आपस में कुछ इख्तलाफात हैं तो वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनको आपस की लड़ाइयाँ लड़ने के लिए नहीं भेजा जाता, वहाँ पे अवाम को इंसाफ देने के लिए भेजा जाता है। अवाम को इंसाफ मिलना चाहिए। और जो लाइव जो आप बात कर रहे हैं सर, तो लाइव इंग्लिश में कोई अपने अंग्रेजी अमेरिकन एक्सेंट जा रहा है, कोई अपने बरतानवी एक्सेंट जा रहे हैं। सर तो 22 करोड़ आवाम के लिए आप लाइव आए हो या बरतानिया और अमेरिका के लिए लाइव आए हो? अगर आप पाकिस्तानी आवाम के लिए आए हो तो आपको उर्दू में कार्रवाई करनी चाहिए थी, ताकि कौम समझे और उस पर अमल करे। या तो कौम को इतना तालीम याफ्ता करने के इकदाम किए गए होते, ऐलानात किए गए होते, इसके बाद में ये बात करते इस तरीके से, तो भी कुछ बात समझ में आती चीफ थी। जस्टिस पाकिस्तान ने हलफ लिया, तो हलफ बर्दारी की तकरीब में उन्होंने अपनी अहलिया सरीना को भी साथ खड़ा किया। ये वही खातून है और ये वही जस्टिस फायद ईसा हैं जिस पर सदर आरिफ अलवी ने रेफरेंस दायर किए थे, और आज वही हलफ ले रहे हैं। सब देखिए रेफरेंस जो दायर हुए थे, ठीक है, उसके फैसला क्या आया था? खारिज हो गए, झूठे थे, नहीं, फैसला क्या आया था? खारिज कर दिए थे नहीं। उस वक्त के जजेस ने कि वो जजों झूठ पर की मबनी थे, बीवी और लेकिन- बच्चों की प्रॉपर्टियों को आप एहतसाब नहीं कर सकते। नहीं, एहतसाब हुआ था सर। सरीना साहिबा कई बार पेशियों पे आई, उनको बुलाया गया, रसीदें उनसे ली गई, जितना जो रिक्वायरमेंट थी उस वक्त की सब फुलफिल की गई। और फिर देखा कि काजी फायद ईसा 5-6 माह बैठे रहे। उन्होंने कहा कि मैं किसी कार्रवाई का हिस्सा अभी बनना नहीं चाहता। वो मोस्ट सीनियर थे, आज उनको उनका मनसब मिल गया है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा कोई खिताब नहीं किया कि मेरे साथ ये हुआ तो मैं भी उस पार्टी के साथ कुछ ऐसा करूंगा। इस तरह का भी कोई माहौल नहीं है। सब वो जज हैं, वो इस तरह का कोई खिताब नहीं कर सकते, ये आप भी जानते हैं। अब लेकिन क्या मसला सदर ये आरिफ नहीं है, सदर आरिफ अलवी मसला सही ये किया था? नहीं है कि देखें पहले क्या हुआ, रेफरेंस आया, रेफरेंस में क्लियर हो गई, आप कह रहे हैं कि वो क्लियर हो गए, क्लियर हो गए तो अच्छी बात है, फिर क्या परेशानी है सर? और 5 को साथ में खड़ा किया, कोई बुराई नहीं है सर। खवातीन को जो है ना प्रमोट होना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए, और उनको साथ खड़ा किया तो उसमें कोई नॉट अ बिग डील। मगर सबसे बड़ा मसला जिसके लिए आए हैं वो इंसाफ कायम करने के लिए, सर नजर उस पर होनी चाहिए। आज दूसरा दिन था, कल पहला दिन तो उन्होंने अंग्रेजी एक्शन जानने में गुजार दिया, आज दूसरा दिन, अब इंसाफ के लिए आज दूसरे दिन क्या हुआ है? कल 150 मुकदमा देखे जा सकते थे, एक मुकदमा सिर्फ देखा गया, उसका भी फैसला नहीं कर हो सका। 15 जज मिलकर एक मुकदमे का फैसला नहीं कर सके। कल 15 जज हमारे सुप्रीम कोर्ट के, एक जज एक मुकदमे का फैसला ना कर सके। सर इस तरीके से थोड़ी होता है सर, टाइम लगाया हो ना पूरा, यानी एक दिन जाया हुआ। 150 मुकदमा 10 दिन में हो सकते थे, देखे जा सकते थे, उसकी जगह पे एक मुकदमा देखा गया, उसका भी फैसला नहीं हो सका, वो भी 15 जजों ने मिलकर। चले आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई को बंद रखने से मसाइल का हल तो नहीं हुआ। सर ये बंद रखने से कौन से मसाइल थे जिसकी वजह से बंद रखा गया? क्योंकि वो इलेक्शन जीत रहे थे, ये इनके लिए मसला था कि वो खान साहब क्यों इलेक्शन जीत रहे हैं, इसलिए इनको बंद किया गया था। तो ये इनकी हिमाकत थी ना सर, तारीख से सबक नहीं लेते, ये बंद करने से कभी भी पॉपुलैरिटी कम नहीं होती है, आवाम की सिंपैथी और बढ़ती है। इन्होंने और ज्यादा खान साहब को मजबूत किया है। और इस वक्त मसला ये भी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, इस वक्त मसला ये कि आवाम को क्यों ठोसा जा रहा है कब्र के अंदर में सर। आवाम के ऊपर महंगाई के बोझ के ऊपर बोझ लादे जा रहे हैं, आवाम के ऊपर रोजाना नई मुसीबत खड़ी होती है, कभी बिजली महंगी, कभी पेट्रोल महंगा। सर इंडिया की मिसालें तो सब दे रहे हैं, मगर सर इंडिया के अंदर में 6 करोड़ आवाम लोग जो हैं वो टैक्स पेयर हैं। 6 करोड़ लोग टैक्स पेयर हैं, और हमारे यहाँ पे सिर्फ 30 लाख टैक्स पेयर हैं। और हमारे पास टैक्स पेयरों की कमी नहीं है, हमारे पास टैक्स पेयर इतने हो सकते हैं
जो टैक्स नहीं दे रहे और जिनसे नहीं लिया जा रहा, उनको कोई पूछा ही नहीं जा रहा है। और अब गरीब आवाम के ऊपर लोड डाल दिया जाता है, तमाम टैक्सेस का बोझ गरीब आवाम पे डाल दिया जाता है। बिजली महंगी करो, गैस महंगी करो, बिजली महंगी करो, गैस महंगी करो, पेट्रोल महंगा करो। ये बदकिस्मती सर, बदकिस्मती है, बदमाशी है। तो फिर चेयरमैन पीटीआई आईएमएफ के पास ना जाते ना, वो भी आईएमएफ के पास गए थे, आपके चेयरमैन आईएमएफ की बात ही नहीं कर रहा हूँ सर, ये सारी उन्हीं की शराब पूरी हो रही है। नहीं सर, मैं बात कर रहा हूँ पूरी हो रही है। हमारी वो मादनियात जिसके सबूत दिए थे अरशद शरीफ साहब ने, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के जो हमारे मादनियात गायब हो गई, सोने के जो जखायर हमारे गायब हुए तांबे के साथ के, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं उस बदमाशी की बात कर रहा हूँ जो आज भी सरेआम हो रही है। अभी कितनी हमारी जो है ना पोर्ट बेच दी गई, हमारी एयरलाइनें बेची जा रही है, हमारे वो बेचे, किन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बेची जा रही है सर? कल तक पीआई फायदे में थे, आज पीआई को नुकसान न करके उन्होंने बेचने की तैयारियां कर ली। पोर्ट हमारी बेच दी उन्होंने सस्ते दामों, महंगे रेट्स के बावजूद सस्ते दामों में बेची। में की जाती जो बातें आप कर रहे हैं, तो चेयरमैन पीटीआई और जब आपकी हुकूमत थी तो तब आपने भी तो चोरियां रोकनी थी ना, आपने भी तो आम आदमी को रिलीफ देना था ना सर। आप भी तो कामयाब नहीं हुए ना, आप भी तो आईएमएफ के पास गए थे। देखिए सर, आईएमएफ के पास बिल्कुल गए थे और वो जाने की मजबूरी बनाई गई थी, वरना जाने की जरूरत ना होती। और आईएमएफ से निकलने का पूरा प्लान भी खान साहब ने ही दिया ना। 40% अगर रशिया से तेल प्रॉपर आने शुरू हो जाता तो आपको पता है हमारे पास आईएमएफ के पास जाने की जरूरत ही ना रहती। बादशाह डैम और दीगर डैमों के ऊपर तामीर शुरू काम न रुकवाया जाता। आज डैमों की तामीर में इन्होंने एक तातुल डाल दिया, डैमों की तामीर रोक दी। सस्ती बिजली जो आवाम को वहां से मिल सकती थी उसमें तातुल डाल दिया, पेट्रोल जो आवाम को सस्ता मिलता था उसमें तातुल डाल दिया, और आवाम के ऊपर जो है ना जो रशिया से तेल आया वो गायब कर दिया इन्होंने कमीशन खा के, और आवाम को कुछ नहीं बताया। ठीक है, एक और स्टोरी भी हम शामिल करते चले। चूंकि पाकिस्तान ने 12 हर प्लेटफॉर्म पे कहा कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है, और उसकी तमाम जो अब वो कहते हैं ना बिल्ली थैले से बाहर आ गई, और तमाम चीज़ें अब तो दुनिया के सामने हैं। हरदीप सिंह नजर का कत्ल कनाडा में हुआ, और कनाडा के वजीर आजम ने बरमला कह दिया कि ये कत्ल इंडियन एजेंसी रॉ ने किया है। मजीद उनका क्या कहना था? कनाडा और इंडिया के इस वक्त एक दूसरे के जो सफारतकार हैं उनको मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। इंडिया ने कनाडा के वजीर आजम की जानिब से खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा के कत्ल में मुलविस होने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया, और कनाडा की जानिब से इंडियन सफारतकार को मुल्क बदर करने के जवाब में कनाडा के सीनियर सफारतकार को मुल्क छोड़ने का भी कह दिया है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि हरदीप सिंह नजर का कनाडा में कत्ल इंतहाई तशवीशनाक है वाकया, लेकिन वो इंडिया को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। ये वाकया कनाडा में पेश आया और हरदीप सिंह वहां पर कत्ल हुए। अब इनके जो कनाडा के वजीर आज़म हैं उन्होंने बरमला कह दिया कि ये रॉ ने कत्ल करवाया हमारे मुल्क में, जिस पे दोनों मुल्कों में कशीदगी बढ़ गई है। तो अब कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह नजर के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में रवां बरस 18 जून को सिख गुरुद्वारा के बाहर गोली मारकर उनको हलाक कर दिया था। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पीर को कनाडा के पार्लियामान में अपनी तकरीर में कहा था कि हरदीप सिंह के कत्ल में इंडिया मुलविस हो सकता है, और मुल्क की इंटेलिजेंस इदारों ने सिख रहनुमा के मौत और इंडियन रियासत के दरमियान एक काबिल एतमाद ताल्लुक की निशानदेही भी की है। सर, 12 पाकिस्तान में भी दहशत गर्दियाँ हुई, चाहे वो आम आदमियों की टारगेट किलिंग से लेके बम ब्लास्ट तक। हमारी इदारों ने हमेशा कहा है कि ये रॉ करवा रहा है। हमने कुलभूषण यादव को भी पकड़ा। अब यही सीन एक कत्ल कनाडा में होता है सिख का, और वहाँ के वज़ीर आज़म ने जस्टिन ट्रूडो ने बरमला कहा है कि ये कत्ल इंडियन एजेंसी रॉ ने किया है, और उन्होंने इंडियन सिफारतकार को मुल्क से बेदखल भी कर दिया, जिसके जवाब में भारत ने भी वही किया। कैसे देख रहे हैं इस रॉ पूरी दुनिया के सामने? आज वो कहते हैं ना क्लियर हो गया, और बिलावल साहब ने भी कहा है कि अब तो पूरी दुनिया मान ले कि भारत एक दहशतगर्द रियासत है। सर, ये क्या कहेंगे? अच्छी बात है कि ट्रूमैन जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने एक्शन लिया और अपने जो है ना सफारतकार इनका जो था इंडिया का उसको बाहर निकाल दिया, मगर साथ ही साथ उनको एक और एक्शन लेना था कि अपने सफारतकार को वापस बुलवा लेना था, ताकि जो जवाबन इन्होंने जो ये हरकत की वो करने के इनको मौका ना मिलता। आपको नहीं लगता कि भारत जिस तरह हम वक्तन बवक्तन कहते थे, हम क्योंकि हम पड़ोसी मुल्क हैं, वो हमारी ये बातें अब सही साबित हुई कि खालिस्तान तहरीक को रुकवाने के लिए एक सिख रहनुमा को
कनाडा में कत्ल कयाम करवाया गया। पाकिस्तान से लेके आज तक आप गौर करो तो भारत सिर्फ एक मोहरा है। भारत सिर्फ एक मोहरा है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। इसके पीछे वही यहूद और नसारा की जो है ना एस्टेब्लिशमेंट है जो पाकिस्तान की बर्बादी के लिए भारत को इस्तेमाल कर रही है। इसके वाज़ेह सबूत इंदिरा गांधी का कत्ल है। गांधी साहब अमन के दाई थे और वो चाहते थे कि कश्मीर का मसला हल हो, मार दिया गया। नेहरू साहब वो भी अमन के दाई थे, वो भी चाहते थे कश्मीर का मसला हल हो जाए, उनको भी शहीद कर दिया गया या मार दिया गया। तो आपके सामने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, इनको भी शहीद कर दिया गया। तो ये तमाम जो अमन वाले लोग थे इनको शहीद करके पाकिस्तान को एक पंगे के अंदर में अटकाया गया कश्मीर के मसले में, ताकि जो है पाकिस्तान की अवाम और कौम जो मुमलिकत इस्लाम का जो सबसे बड़ा मसला है बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन, उनकी तवज्जो उसकी तरफ ना जाए और वो अपने ही मसले में उलझे रहे। और अपने ही मसले में उलझाने के लिए जो है वो भारत को, आपको पता है, इसराइल से मराते भी मिलती रही, अमेरिका से भी मराते मिलती रही। वो भारत तो आज भी अमेरिका का जो है ना आंखों का तारा है, वो भारत आज भी इसराइल की आंखों का तारा है। और हमारे यहाँ पे हमारे मीर जाफर और मीर सादिक इतने डील दी हुई है कि अमेरिकन और बरतानवी सफीर कभी जा रहे हैं हमारे इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए, उसको डिक्टेशन दे रहे हैं, कभी हमारे आईजी पंजाब के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं। अब आप बताएं कि आईजी पंजाब से मिलने का हमारे अमेरिकन सफीर साहब का और मरियम नवाज का क्या तुक बनती है, किस चीज के लिए लोग गए हैं और किसने इनके ऊपर एक्शन लिया, कौन सी वज़रात दाखिला नींद गहरी नींद क्यों सोई हुई है, क्या वो भी इसके साथ मिली हुई है? अगर इस तरीके से सर हुकूमतें चलाई जाएंगी तो मुल्क के अवाम इसी तरह पिसते रहेंगे जिस तरह आज पिस रहे हैं। सर ये अवाम को पीस के और हमारी जो मादनियात हैं उसको स्मगलिंग करने के चक्कर में लगे हुए और कर रहे हैं मुसलसल। आज भी अब गिलगित बेल्टिस्तान में से मादनियात निकल रही है, कौम को कोई हिसाब किताब नहीं है कि किस चीज के मुआहदे हुए, कितने में मुआहदे हुए और किस हिसाब से एग्रीमेंट हुए। बलूचिस्तान में जो एग्रीमेंट्स किए गए कौम के सामने उनके भी एग्रीमेंट्स नहीं है और सही कौम के सामने होने चाहिए, उनके पैसे कौम को मिलने चाहिए, कौम को फायदा पहुंचना चाहिए, उससे कर्ज उतरना चाहिए और पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ सिर्फ में जाना चाहिए। ठीक है। मुस्तफ़ा नवाज सेनेट खोखर ने कहा है कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो नए आ गए हैं उनको ये देखना है कि परवेज इलाही साहब 12 मरतबा रिहा होते हैं और 12 मरतबा ही दोबारा गिरफ्तार होते हैं। 14 दफा रिहा हुए और 14 दफा गिरफ्तार, चले 14 टाइम कर लें। तो अब मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। क्या इनकी अब बैठने के बाद भी ये सिलसिला जारी रहता है या नहीं? एक तो ये सवालिया निशान है। दूसरी तरफ आम आदमी को निगरां हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम रही है। आप पीटीआई का एक वतीरा, एक मौक़िफ़ रहा है कि जब से ये हुकूमत आई है आपने कहा है कि ये पीडीएम का ही तसलसल है या कि जहां वो छोड़ गए थे उसको ये चला रहे हैं, क्या कहेंगे? सर ये तो आपको पता ही है पीडीएम का तसलसल है, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। इन्होंने सारे वो जो है ना सहूलियात इनको मुहैया किए। वो कह रहे हैं आम आदमी को जो पेट्रोल महंगा मिल रहा है ये तो हम IMF की शराइत पूरी कर रहे हैं जो माजी की हुकूमतें कर गई हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। सर उस हाल पे किसने पहुंचाया? रशिया से 40% सस्ता पेट्रोल कहाँ गायब हो गया? वो जहाज जो है वो कहाँ गायब हो गया? सर वो कहाँ गायब हो गए सर? सर जब चोर मुसलत होंगे और चोरों को सपोर्ट किया जाएगा और चोरों को प्रमोट किया जाएगा और यहाँ से डॉलर लूट के बाहर ममालिक में मुंतकिल होते रहेंगे और फिर हम अवाम के सामने आके कहेंगे कि हम ये कर रहे हैं, अवाम के लिए वो कर रहे हैं, तो सर ये सब अवाम को बहलाने वाली बातों के सिवा आज तक कुछ साबित नहीं हुआ है। ये सिर्फ अवाम को बहलाया जा रहा होता है कि हम अवाम के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हकीकत में बैक साइड पे जो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए देख रहे हैं। आपको लगता है कि पेट्रोल मजीद महंगा होगा? सर इनका कोई दीन नहीं है, इनका कोई ईमान नहीं है। उन्होंने क्या एग्रीमेंट किया? जब एग्रीमेंट कर रहे तो क्या उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को दिखाया, वेबसाइट पे डाला कि ये एग्रीमेंट हम करने जा रहे हैं? क्या उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला कि पाकिस्तानी अवाम के लिए हम ये एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, इससे ये सहूलियत मिलेंगी, इससे हम ये काम करेंगे? खाने के टोकन बढ़ते थे, जब इनको पैसे जफर अब्बास वो बांट रहे हैं, 1000 रुपए की पर्ची बांट रहे हैं, पेट्रोल डलवाएं। ये कहाँ आ गए हम सर? क्या आम आदमी को ये कहाँ धकेला जा रहा है? हमें अभी तो धकेलने की इब्तिदा है सर। ये धकेलने का जो सिलसिला था 2018 के अंदर मुकम्मल हो चुका था। अगर पीटीआई की गवर्नमेंट ना आती, इमरान खान साहब अगर हुकूमत में ना आते तो उस टाइम से ही धकेलने का सिस्टम पूरा हो चुका था। 115 अरब डॉलर की तारीखी, 115 से 120 अरब डॉलर की तारीखी रकम का बेड़ा गर्क नवाज शरीफ साहब ने किया है 2013 से लेकर 2018 के दरमियान में।
115 से लेकर 20-25 अरब डॉलर का उन्होंने बेड़ा गर्क किया। उसका पूरी डिटेल मैंने आपको पहले नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मेरी चलती हुई हुकूमत को जब गए तब 9 अरब डॉलर खजाने में और 6 अरब डॉलर आपको दूसरे महीने में वापस कर रहे हैं। उन्होंने तबाही को बंदोबस्त अगर इमरान खान साहब की हुकूमत ना आती, मरियम नवाज साहब अगर इमरान खान साहब की हुकूमत ना आती तो ये तबाही का सिलसिला जो आज उन्होंने शुरू किया है, इनको हटा के रिजीम चेंज करके, ये बैरूनी ताकतें और अंदरूनी ताकतें मुलविस हैं इस दोनों साजिशों में, वो उसी टाइम से ये सिलसिला शुरू हो जाता। मरियम नवाज साहबा कह रही है कि वालियाना इस्तकबाल करेगी पाकिस्तान की अवाम। सर बिल्कुल वाले ने इस्तकबाल करेगी। 50,000 जो है ना वो सिविल कपड़ों में पुलिस वाले जाएंगे इस्तकबाल करने के लिए। सरकारी महकमों में बैठे हुए जो है उनको ऑर्डर किया जाएगा कि आपने सबने नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाना है, आप सब नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पहुंचे। आप फला महकमे से कहा जाएगा तेरे को इतने हजार अपने लोगों को भेजना है, फला महकमों को कहा जाएगा तुम्हें इतने हजार लोग भेजना है। इस तरह इस्तकबाल करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इस तरह के इस्तकबाल। आप माशाल्लाह से देखते हो आए, आपने भी सहाफत में जो है ना जिंदगी गुजारी है, किस तरीके से इस्तकबाल किए जाते हैं ये आपके भी इल्म में। अब ये चाहते हैं कि हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाला इस्तकबाल करवाएं नवाज शरीफ साहब का, तो वो मुमकिन नहीं है सर। वो आवाम निकल के आई थी और ये सरकारी इदारों के लोग निकल के आएंगे। सिंध में MQM और पीपल्स पार्टी की कच्ची दोस्ती, कभी मोहब्बतां सच्चियाँ हो जाती हैं। इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं नून लीग पर कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड में पीपल्स पार्टी को बराबरी नहीं दे रहे। आपको लगता है कि किसी एक मरतबा भी आपने बिलावल भुट्टो साहब या मियाँ शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या किसी भी और सियासी लीडर से आपने सुना है कि ईमानदाराना इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम लाया जाए इस मुल्क के अंदर में? बैरून मुल्क मुकीम फॉरेन वोटरों को, जो हमारे पढ़े लिखे वोट है जिनके सबसे ज्यादा हक बनता है कि वो वोट डालें, उनको वोट का हक दिया जाए, नहीं। क्यों कि अवाम को जो है महकूम रखकर हुक्मरानी करने वाले लोगों में से हैं सर। ये अवाम को महकूम रखकर, अवाम को दबाकर, उनके गर्दनों पर पैर रखकर हुकूमत कर रहे हैं। इस तरीके से हुकूमतें अगर ये करेंगे तो सर इसके नताइज भी जो है ना आगे जाके अच्छे नहीं निकलेंगे इस मुल्क के लिए लास्ट में और खुद इनके लिए भी। लतीफ खोसा साहब, बड़ा अवाम जब भड़कती है तो आपको पता है फिर बेकाबू हो जाती है। लतीफ खोसा साहब को शोकॉज कर दिया पीपल्स पार्टी ने। उनका जवाबी स्टेट आ गया। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी कौन होती है मुझे शोकॉज करने वाली, मैं एक वकील हूं और मैं किसका केस लड़ूं किसका नहीं लड़ूं ये मैं पार्टी से थोड़ी पूछूंगा। सर ये शोकॉज नोटिस करने वाले का शोकॉज नोटिस जारी होना चाहिए। किससे किस बेस के ऊपर जारी किया है? एक प्रोफेशन है आपका, आप पार्टी में हो मगर साथ साथ आपका प्रोफेशन, आपका पार्टी आपका प्रोफेशन नहीं होती। बाज लोगों ने बनाया हुआ है, पार्टी को भी प्रोफेशन बनाया हुआ है, मगर लतीफ खोसा की पार्टी प्रोफेशन नहीं है कि वो पार्टी से नहीं कमा रहा है। लतीफ खोसा अपनी वकालत से कमा रहा है, तो वो जिसकी मर्जी में केस लेगा और जिसकी मर्जी में नहीं लेगा, और अपनी फीस लेगा और हक की बात करेगा और हक का केस लेगा। जिसका वो केस लड़ रहे हैं चेयरमैन PTI का, वो तो हरीफ रहे हैं। मुमकिन है इस नाम में वो कहते हो कि आप ये चेयरमैन PTI की फेवर कर रहे हैं। सर जब कोई जज होता है तो वो पार्टी का जज नहीं होता है, मगर फिर भी वो पार्टियों की तरफ देख रहा होता है, पार्टियों को फेवर कर रहा होता है, जो कि नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा होता है। जब कोई वकील होता है वो भी पार्टी का वकील नहीं होता, वो भी सिर्फ कानून का वकील होता है। सही। वकालत जब इम्तिहान पास करता है तो वो हलफ उठाता है ना सर, हलफ उठाने के बाद ही वकालत करता है। तो उसमें कहीं नहीं लिखा होता है कि फला पार्टी के लिए मैं वकालत करूंगा, फला पार्टी के लिए नहीं करूंगा। पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी की वकालत करना हर वकील का कानूनी और बुनियादी हक है। अब जो आप ये सवाल है मेरे लास्ट में बड़ा एक अहम सवाल है जिसको आपने खुद छेड़ दिया है, तो मैं इसको आगे बढ़ाता चाहूंगा कि जिसका जो प्रोफेशन है उस पर पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट उसकी नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही है? आप ये कह रहे हैं सियासी उसमें खास तौर पे वकालत की बात की है सर। चले खास तौर पे हुआ है सर, मैं कानून की बात कर रहा हूँ जी, उसने हलफ उठाया। चीफ जस्टिस माजी के साकिब निसार से लेके गुलजार साहब से लेके उमर अता बंदयाल तक का जो ये सफर है, मैं अभी पीछे नहीं जा रहा, सरकार चौधरी तक नहीं जा रहा, इन पर भी तो मुख्तलिफ इल्जामात लगे। उमर अता बंदयाल को कहा गया ये PTI के जज है, साकिब निसार को भी कहा गया ये तो सर सियासत में मुदाखलत करते हैं। के साथ साकिब निसार साहब के लिए भी मैंने एक बात कही थी आपके प्रोग्राम में, आप भूल गए, मैं वो बात रिपीट कर देता हूँ। साकिब निसार साहब ने नेस्ले पानी की बोतल उठा के इसने हाथ में कहा था कि ये पानी नहीं जहर है, अवाम इसे न पिए। क्या साकिब निसार का काम ये था कि ये पानी नहीं जहर, अवाम न पिए?
अगर ये जहर है तो उसको चाहिए था उस फैक्ट्री को सील करता। ट्रू। कितने पैसे खाए उसने वहां से और सील नहीं किया उसने इस चीज को। तहकीकात होनी चाहिए इसके ऊपर भी। और इस तरह के कई इकदाम किए थे साकिब निसार साहब ने मुख्तलिफ कंपनियों के साथ, और कोई इकदाम नहीं हुआ उनके खिलाफ। तो क्यों नहीं किया चेयरमैन पीटीआई ने? आपका तो यार था वो, आपका तो दोस्त था। आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो है वो भी एस्टेब्लिशमेंट के हिस्से में होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा है। ऐसा नहीं है सर। सर बिल्कुल ऐसा है। उसका मनसब आइन और कानून को देखेगा। अगर उसका मंसूब आइन और कानून को देखता है तो पंजाब में आइन टूटा पड़ा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में आइन टूटा पड़ा हुआ है, गैर कानूनी हुकूमतें चल रही हैं। यहाँ पाकिस्तान के अंदर पूरे पाकिस्तान में आइन तोड़ने की तैयारियां शुरू हैं। और आप कह रहे कि आइन मुकद्दम है। आइन क्या है मुकद्दम हमारे पास सर? अगर आइन मुकम्मल होता तो बुनियादी हुकूक सल्ब होते। क्या एक बेटे को जो अल्लाह के पास जाने वाला बीमार हालत में, मौत की हालत में, और उसको बाप से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है? बाप को इजाजत नहीं दे रही को आए और बेटे से मिले सर। एक कैदी जेल के अंदर है शरियावती, उसको इजाजत नहीं दी गई। कहाँ है कानून, कहाँ है इंसानियत? सर क्या ये इस्लाम में जायज है? क्या हम लोग मुसलमान हैं? ये सवाल मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। क्या ये कोई मुसलमान ये हरकत कर सकता है? जो आप बात कर रहे हैं, लास्ट टाइम बहुत कम है, जो आप बात कर रहे हैं काजी फायज ईसा, इन तमाम चीजों को खत्म करेंगे? इनकी जिम्मेदारी है, इसके ओहदे की जिम्मेदारी के उन चीजों को खत्म करें। अगर नहीं करेंगे तो आप समझ लें फिर कहने वाले कि पाकिस्तान की आवाम ने एक और चीफ जस्टिस देख लिया। कहने वाले इतने सारे देख लिया। अभी उनको 2 दिन हुए हैं, वो 1 साल के कहने वाले अभी से ही कह रहे हैं कि फायज ईसा और एस्टैब्लिशमेंट का मुमकिन है आगे। सर हक और जायज काम करना चाहिए फायज ईसा साहब को। अगर हक और जायज काम करेंगे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम इनके साथ खड़ी होगी। एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है कहाँ नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट में अगर जायज बात करती है तो उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए। अगर एस्टेब्लिशमेंट कोई गलत बात करती है तो उनके ऊपर एक्शन होने चाहिए। जैसे खवातीन आज जेलों में बेगुनाह, जैसे परवेज इलाही 14 बार बंदे बेगुनाह, जैसे शेरिया राफरीदी बंदे इस वक्त, जैसे और शेख रशीद बंदे, जैसे इमरान खान साहब को बंद किया गया। इस तरह के और भी बहुत से हजारों लोग हैं जो बेगुनाह बंद है। सर मैं तो फायज ईसा साहब से अपील करूंगा कि वो केस देखने के बजाय जो गैर कानूनी हरकतें हो रही है उस मुल्क के अंदर में, सर उसको देखें, उसको बंद कराएं और इंसाफ का बोल बाला करें। क्योंकि बुनियादी नुक्स ये है कि गैर कानूनी काम करने वाले लोगों को खुली छूट मिली हुई है और कोई पूछने वाला ही नहीं है। कानून के दायरे में काम करने वाले को पूछने वाले बहुत हैं, मगर गैर कानूनी काम करने वालों को पूछने वाला कोई नहीं है। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहा है, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।